फर्स्ट लॉ मोशन में बताया था कि अगर हम किसी बॉडी की पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, उसकी मोशन चेंज करना चाहते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ बॉडी जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में ही रहेगी। रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती रहेगी। ये फर्स्ट लॉ मोशन था, समझ रहे हो कि इफ़ अ बॉडी इज इन द रेस्ट देन इट विल रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, और इफ़ अ बॉडी मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन देन इट विल कंटिन्यू टू मूव इन अ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन द बॉडी। ठीक है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती रहेगी जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। अब इसको हम सेकंड लॉ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सेकंड लॉ में देखना पड़ेगा। अच्छा, एक टर्म इसके अंदर नहीं दे रखा, सबसे पहले मैं वो उस टर्म को समझा देता हूँ, उसके बाद क्या नाम है मैं आपको सेकंड लॉ मोशन का कराऊँगा। एक ना मोमेंटम होता है, वो लास्ट में कुछ क्वेश्चन दे भी रखे मोमेंटम पे बेस्ड, पता नहीं क्यों नहीं इसके अंदर मोमेंटम वाला टॉपिक लिया हुआ। ठीक है, उस एक्टिविटी के हिसाब से इसको समझा रखा है। मोमेंटम क्या होता है कि आप एक बात देखो कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है किसी स्पीड से, तो उस बॉडी को मूव करते हुए मास मान लो m1 है, इसका m है, अगर ये मूव कर रही है तो एग्जैक्टली इंस्टेंट फोर्स कितना लगेगा इसको जस्ट रोकने के लिए, वो आपका क्या माना जाएगा, मोमेंटम होगा, इंस्टेंट। अब कैसे मान के चलो, हम किस पे डिपेंड करेगा ये, मान लो इस बॉडी का मास 10 किलोग्राम है, इसका 20 है। ठीक है ना, दोनों ही सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, तो अगर हम दोनों को स्टॉप करना है तो किस पे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, 10 वाली पे या 20 वाली पे। ऑब्वियसली जैसे एक स्कूटर जा रहा है, एक साइकिल जा रही है, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो अगर हम मान लो दोनों को रोकना है तो साइकिल तो बहुत कम फोर्स ही रुक जाएगी, स्कूटर नहीं रुकेगा इतना जल्दी। इसका मतलब कि इसमें फोर्स, स्टॉपिंग फोर्स किसका ज़्यादा हो गया, आपका ज़्यादा मास का। तो स्टॉपिंग फोर्स मतलब मोमेंटम, चलती हुई बॉडी पर जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब आपको ये पता लगेगा एक बात कि मोमेंटम डिपेंड ऑन द मास, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही क्या होगा, उस बॉडी का मोमेंटम होगा। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं हम दोनों का बॉडी का मास सेम ले लेते हैं, दोनों साइकिल समझ लो, समझ रहे हो, लेकिन एक साइकिल जा रही है 20 मीटर के हिसाब से और एक जा रही है 10 मीटर के हिसाब से, स्पीड है दोनों की, तो बताओ किसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, 20 वाली को, क्योंकि वो बहुत तेज़ तो दौड़ रही है, ये धीरे धीरे दौड़ रही है, समझ रहे हो। तो अब मोमेंटम इसका मतलब दो चीज़ पे डिपेंड हो गया, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड हो गया और उसके मास पे भी डिपेंड हो गया। तो इसी चीज़ को मोमेंटम कहते हैं कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये आपका डिफाइनिंग होती है। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। ठीक है, ये आपका मोमेंटम था। मास ऐसा यूनिट क्या होगी इस मोमेंटम की अगर देखी जाए तो, मास की होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक और बात देखो आगे, जहाँ तक समझ में आ गया। अब एक और चीज़ देखो, सेकंड लॉ पर आते हैं। अब एक बात देखो, एक बॉडी है मास जिसका m1 है, ठीक है, और 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है ये, ठीक है। इस बॉडी का हमने कुछ फोर्स लगाया और फोर्स लगा करके इसकी स्पीड को चेंज करना चाह रहे हैं, एक्सीलरेशन देना चाह रहे हैं। मतलब
मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। एक्सीलरेशन क्या होता है, जिस हिसाब से स्पीड क्या होती है उनकी बढ़ती है, ये एक्सीलरेशन कहते हैं हम उसे। समझ रहे हो? एक दूसरी बॉडी, उसका मान लो यही बॉडी है, मास दूसरी बॉडी है, लेकिन इसका भी मास कितना है, इतना। सपोज करो वो स्टार्टिंग से ही है, जैसे u इज इक्वल हम 0 ही ले लेते हैं, ये भी 0 से है और ये भी 0 से ही है, बिल्कुल स्टार्टिंग से करना चाह रहे हैं। इसका एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ाना चाहते हैं, इसको बढ़ाना चाहते हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, कि इसकी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड बढ़ती जाए हमें। समझ रहे हो? ऐसे मान के चलो हम किक मार रहे हैं, ऐसे किसी स्टेशनरी बॉडी है खड़ी हुई है, हम किक मार रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि एक में एक्सेलरेशन ज़्यादा आ जाए, एक में एक्सेलरेशन कम आए, एक की स्पीड जल्दी जल्दी बढ़ती जाए, एक की स्पीड कम कम तेज़ी से बढ़ती जाए। किस पे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा हमें? 4 वाली पर। बहुत तेज़ी से मारेंगे ज़बरदस्त, तो फट से उतने दूर क्या हो जाएगी स्पीड उसकी, चल के काफ़ी दूर तक पहुंच जाएगी वो। समझ रहे हो? तो अब ये पता चल गया कि अगर हम एक्सीलरेशन ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा फोर्स होगा किसी बॉडी को, चाहे मूविंग हो चाहे स्टेशनरी पोजीशन की हो, जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना पड़ेगा उसके अंदर। समझ रहे हो? यानी आपका एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, फोर्स अप्लाइड। अब दूसरी बात देखो, मान लो ये दोनों बॉडी हैं, सेम इनका एक्सीलरेशन हमें सेम करना है। इसका भी मान लो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से करना है और इसका भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से करना है। लेकिन मान लेते हैं एक साइकिल है और एक स्कूटर है, एक का मास ज़्यादा एक का मास कम है। समझ रहे हो? तो स्पीड हमें दोनों की सेम करनी है, मतलब क्या नाम है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम करना है। ऑब्वियसली मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ज़्यादा मास है और एक कम है, इसका मान लो 10 मान लो, इसको मान लो 20 मान लो, तो फोर्स किस में ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए, 20 वाली को ज़्यादा लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो एक और बात देखो, चलो हमने फोर्स लगा दिया, अब एक और चीज़ देखो, मान लेते हैं दोनों को फोर्स सेम लग रहा है, इस पर और इस पर फोर्स भी सेम है, मान लो इस पर भी फोर्स सेम है और इस पर भी फोर्स सेम है, ठीक है, लेकिन मास क्या दोनों का अलग अलग है। किस में ज़्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, हैं? हल्की वाली में या भारी वाली में? हल्की वाली में प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, फोर्स सेम है ना दोनों का। भाई आप एक मान के देखो, एक कार है एक स्कूटर है, समझ रहे हो, या एक साइकिल है एक स्कूटर है, हम सेम फोर्स से धक्का दे रहे हैं दोनों को, कार को भी और स्कूटर को भी, तो किसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी? जिसका मास कम होगा, जिसका मास कम होगा उसको पुश जल्दी कर सकते हैं ना हम। भाई साइकिल है, फोर्स सेम है दोनों में, जैसे इसको भी मान लो 10 न्यूटन के फोर्स से कर रहे हैं, इसको भी 10 न्यूटन के फोर्स से कर रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन मास क्या है, इसका ज़्यादा है और इसका कम है। समझ रहे हो? तो किसकी ज़्यादा स्पीड ज़्यादा होगी, जिसकी मास क्या होगा, कम होगा, उसकी ज़्यादा स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? अगर एक बात देखो कि मान लो ये डस्टर है, डस्टर को मैं ऐसे क्लिक करता हूँ और सेम फोर्स से इससे क्लिक करता हूँ, क्या ये हट जाएगा ये? लेकिन मास की वजह से इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और इसमें एक्सेलरेशन कम होगा। मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। आप समझ रहे हो? एक्सीलरेशन जितना मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी अगर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ अपॉन एम हो जाएगा यहाँ पर। समझ रहे हो? तो अगर हम यहाँ पर m को इधर कर देते हैं तो a इंटू एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f हो गया, ठीक है।
यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द M इंटू ए, तो F इज इक्वल आ गया K मल्टीप्लाइड बाई M इंटू ए। के की वैल्यू हमेशा यहाँ पर 1 होती है, इसलिए जो फोर्स का है वो किसके इक्वल आ जाएगा, M मल्टीप्लाइड बाई ए। यानी फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। ये आपका पूरा डेरिवेशन टाइप की हो जाएगी, ठीक है ना। यानी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी, ऊपर लिखना चाहो लिख लो मैं बोल देता हूँ एक बार इसमें कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ मोशन, according to the second law of motion, according to the second law of motion, when a net force act on an object, when a net force act on an object, then the acceleration produced in the object is directly proportional to the net force and inversely proportional to the mass of the object, उसके बाद आप क्या नाम है ये चीज़ लिख सकते हो। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स, ये पूरा मिल करके आपका F इज इक्वल M इंटू ए फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। यानी अगर आपको आगे फोर्स निकालना है तो ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। पीछे देख लेना, अगर ब्लिंक कर रहा है तो मुझे बता देना हैं। जो बुकलेट दी है इसमें जो थ्योरी है उसमें से लर्न कर सकते हैं। तो यही लिखाई है, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, उसमें थोड़ा सा मैग्नीट्यूड ये सब वर्ड लिखे होते मैंने हटा दिए, वो भारी भरकम वाले वर्ड हटा दिए मैंने, ठीक है। बाकी तुम ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ए इज इक्वल F अपॉन M लिखा हुआ है, और उसके बाद सीधा ये लिख दिया इन्होंने, ठीक है। एनसीईआरटी में ये टर्म लिखा हुआ है, फिर डायरेक्टली ये लिख दिया। मैंने पूरा प्रॉपरली डेरिवेशन करा करके लिखा हुआ है सीधा, ठीक है। अब एक और ध्यान रखना, अगर हम किसी बॉडी को ऊपर से नीचे गिरते हैं, ये अब एक बात बताओ, उसकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या सेम रहेगी? हैं? सेम क्यों रहेगी, बढ़ेगी। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक मान लो क्या नाम है किसी पत्थर को ऊपर से नीचे ऐसे गिरता हूँ, फट से पकड़ लूँगा, क्या उतने ही फोर्स से मैं जब नीचे गिरूँगा तो उसे पकड़ पाऊँगा मैं? हाथ और टूट जाएगा मेरा, है, क्योंकि नीचे जब टच करेगी उस स्पीड क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे स्पीड क्या होती है, कम होती है। यानी वहाँ पर कहीं न कहीं पर एक्सीलरेशन क्या है, एक्ट होता है। एक्सीलरेशन चेंज इन स्पीड तो होता ही है, उसी को एक्सीलरेशन कहते हैं।
अब ऊपर से नीचे का जा रही है किसी बॉडी को, तो उसकी स्पीड क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। चेंज मतलब बढ़ती जा रही है। अब किसके हिसाब से बढ़ रही है? क्यों बढ़ रही है? वो कौन उसको एक्ट कर रहा है? हमने तो फोर्स नहीं लगाया उस पर, हमने तो सीधा ड्रॉप कर दिया था उसे। भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उस समय पर? 0 थी, और फिर उसके बाद उसकी स्पीड क्या होती? बढ़ती गई। किसके कारण बढ़ी? ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है ना। तो जब भी किसी बॉडी के अंदर फॉलिंग बॉडी है, ऊपर से नीचे गिर रही है, उस समय पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है किसी बॉडी के अंदर, तो उस टर्म को हम कहते हैं एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के ऊपर गिर रही है तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ लिख देंगे, और किसी और प्लैनेट है तो ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट लिख देते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम जी से। ए से करते हैं ना वैसे यहाँ पर। अर्थ वाली ग्रेविटी को हम किससे करते हैं? एक्सीलरेशन को जी से करते हैं। समझ रहे हो? और ये भी ध्यान रखना, अर्थ के लिए एवरेज वेलोसिटी जो मानी जाती है, एवरेज जो जी की वैल्यू होती है, जी वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी ध्यान रखना। ये पहले चैप्टर था ग्रेविटेशन वाला, उसमें पूरी डेरिवेशन थी। अब आपको ये डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। ठीक है। यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स बाय द अर्थ रिप्रेजेंटेड बाय जी। यूनिट आपकी सेम रहेगी। क्या यूनिट रहेगी? एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेम वैल्यू रहती है, सेम इसमें वो रहती है। तो अगर ग्रेविटेशन फोर्स कोई फॉलिंग बॉडी है, मान लो ऊपर से नीचे बॉडी क्या हो रही है? गिर रही है, और हम निकालें कि बताओ कितना उसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ऊपर से? 9.8 है। हाँ, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लो मास जिसका बॉडी का m है, ऊपर से नीचे गिर रही है, और ये कहा जाए एक्सीलरेशन g है, और ये कहा जाए बताओ कितने फोर्स से नीचे बॉडी गिर रही है, तो F इज इक्वल क्या हो जाएगा? मास मल्टीप्लाइड बाई g। ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ फॉलिंग बॉडी इज इक्वल क्या हो जाएगा? m इंटू जी। ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ फॉलिंग बॉडी वो क्या हो जाएगा? m इंटू। एक्चुअली ये जो फोर्स है इसे हम वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, यही वेट भी माना जाता है। यानी वेट भी किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वेट भी होता है। क्यों होता है इसका वेट? अगर बाई चांस मैंने इसको ऐसे हेल्ड अप कर लेता हूँ, मान लो ऐसे मैंने ये क्या नाम है छोड़ लिया, तो इसका मतलब ये किधर खिंच रही है? ये नीचे की तरफ खिंच रही है, नहीं खिंच रही? समझ रहे हो? तो इसके कितने फोर्स से खिंच रही है वही इसका क्या माना जाएगा? उतना ही मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए। ठीक है ना। और वही क्या माना जाएगा? इसका वेट माना जाएगा। और स्प्रिंग बैलेंस पे क्या होता है? स्प्रिंग बैलेंस पे तो वही होता है, अगर हम किसी बॉडी को ऐसे टांग देते हैं तो जितने फोर्स से नीचे बॉडी खिंचती है वही उसका वेट माना जाता है। ठीक है ना। तो अगर कोई बॉडी गिर रही है, उस पर कितना फोर्स लगा हुआ है वो उसका ग्रेविटेशन फोर्स भी माना जाएगा, और वो उसका बॉडी का वेट भी माना जाएगा। ये ध्यान रखना। ठीक है। अगला देखो आगे नेक्स्ट।
अब आगे देखो, कुछ न्यूमेरिकल है। अच्छा एक और चीज़ देखो, इसका कहाँ पर हम क्या नाम है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का वो देखते हैं, एप्लीकेशन कहाँ देखते हैं, किस जगह पे देखते हैं एप्लीकेशन। अगर मैं इस वाले लॉ को एक्सप्लेन करूं और चीज़ें एक थोड़ा सा और मतलब क्या नाम है ब्रॉड उसमें वे में, तो एक्चुअली होता क्या है कि जो फोर्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, अभी जो बताया हुआ है, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। रीजन क्या है कि फोर्स इज इक्वल एम इंटू ए होता है ना, एम इंटू ए होता है नहीं होता, ए क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, ए की वैल्यू क्या होती है v माइनस यू अपॉन होती है। अगर मैं मास मल्टीप्लाई कर दूं एम वी माइनस एम इंटू यू डिवाइड बाई टी हो गया, तो देखो चेंज इन मोमेंटम कहते हैं, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है नहीं होता, तो ये फाइनल मोमेंटम और ये कौन सा है इनिशियल मोमेंटम है, माइनस कर दोगे तो चेंज इन मोमेंटम हो गया। तो ये आपका फोर्स की डेफिनेशन भी बन जाती है। पिछले टाइम पर जब हम पिछली वाली बुक थी तो उस समय पर इसके हिसाब से क्या नाम है आपकी वो दे रखी थी डेफिनेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये जो टर्म था इसके हिसाब से दे रखा था, मोमेंटम का दे रखा था। लेकिन अब यहाँ पर मेरा लिखने का मकसद क्या था, यहाँ पर देखो इस जगह पर फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, मैंने एक्सेलरेशन को क्या कर दिया v माइनस यू कर दिया और डिवाइडेड बाई टी कर दिया, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पर इसके हिसाब से देखा जाए तो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब देखो इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, एक चीज़ देखो बहुत प्रैक्टिकली एप्लीकेशन है इसकी। आपने क्रिकेट मैच के अंदर देखा है जब कोई भी खिलाड़ी कैच पकड़ता है ऐसे, तो क्या वहीं के वहीं हाथ को होल्ड करके रखेगा, वो क्या करेगा, वो बैक करेगा, समझ रहे हो, ऐसे लेके जाएगा। अब ऐसे लेके जाएगा तो इसका मतलब क्यों लेके जाता है वो ऐसा, आप समझो कि इस जगह पर यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आया, समझ रहे हो। तो अब क्या होगा कि अगर वो यहीं के यहीं रोक लेता, एकदम तुरंत रोक लेता, और यहाँ पर रोकने में 0.01 सेकंड लगता है उसे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना फोर्स टाइम के, है नहीं है यहाँ पर, कितना इम्पैक्ट होता है उसको, हाथ टूट जाता है उसका। जितने कम समय में किसी बॉडी को रोकेगा ना वो, समझ रहे हो, उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट ऑफ फोर्स होगा। लेकिन होगा क्या कि उसको यहाँ पर कुछ वेलोसिटी थी उसकी बॉडी की, और करते 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 इस जगह पर जीरो आई उसकी, यहाँ पर इतने टाइम में उसने रोका, कुछ टाइम में, मान लो 1 सेकंड के अंदर ये टाइम लिया उसने रोकने में, 100 गुना फोर्स कम हो गया, समझ लो 100 टाइम्स फोर्स कम हो गया यहाँ से यहाँ तक इतना टाइम बढ़ाने से। बहुत बार देखा होगा तुम लोगों ने कि जब क्रिकेट एकदम वहीं की वहीं बॉल पड़ती है तो हाथ टूट भी जाता है, उंगली में से खून भी निकल जाता है, क्योंकि इंस्टेंट रोकना होता है उसको। और जब भी इस तरह के कैच होते तो कभी नहीं, क्योंकि वो बैक करके उस चीज़ों को क्या करता है, वो रोकता है। क्योंकि टाइम अगर इंक्रीज कर देंगे तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो हाथों पे फोर्स लगेगा रोकने में, समझ रहे हो। अच्छा चलो और एग्जांपल देखो इसके, एक और चीज़ देखो, जो हाई जंपर्स होते हैं ना, ऊपर से नीचे कूदे जाते हैं, उनके नीचे क्या बिछाया जाता है, कुशन्स बिछाए जाते हैं, या फिर क्या होती है, बिल्कुल लूज सैंड होती है, मिट्टी होती है जो बहुत ही क्या नाम है लूज। क्यों होता है ऐसा, क्यों ऐसा, मतलब क्यों नहीं लगता, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अगर मान लो सीमेंटेड फोर्स होगा तो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर
उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जितना कम टाइम होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। जितना कम टाइम में कोई सी बॉडी के मोमेंटम को हम जीरो कर देंगे उतना ही फोर्स क्या होगा उस पर बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या होता है, क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे इस तरीके से इतना मान लो गैप हो गया उसके अंदर, लूज सैंड के अंदर, ये आपकी हार्ड सॉइल हो गई यहाँ पर, ये क्वेश्चंस हो गए। तो सबसे पहले तो यहीं गिरेगा, यहाँ से आते 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 टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ने की वजह से फोर्स क्या होगा उसका कम होगा। लेकिन अगर वो यहीं गिरेगा इसी जगह पर तो कुछ ही सेकंड के अंदर उसकी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी पर रुक जाएगा कुछ ही सेकंड के अंदर, और जितना भी मोमेंटम था वो सारा फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा उसका। सर आप कोई और एग्जांपल दे सकते हो कि अगर टाइम ज़्यादा होगा तो मैं एक एग्जाम वो लिखाता हूँ तुम्हें, न्यूमेरिकल लिखाता हूँ। सर एक बार मोमेंटम को भी ब्रीफली एक्सप्लेन। मैं एक न्यूमेरिकल लिखो पहले, न्यूमेरिकल लिखो। A cricketer hit a ball. A cricketer hit a ball of mass 500 ग्राम with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। If another cricketer stop the ball in 0.01 second, then find the impact of force। पहला केस। दूसरा केस, if cricketer take the time to stop this ball 1 second, if cricketer take the time to stop this ball 1 second, then find the impact of force। और इसमें ये भी बताया जाए हु इज मोर लाइकली टू बी इंजर्ड, हु इज मोर लाइकली टू बी इंजर्ड, हु इज मोर लाइकली टू बी इंजर्ड। मतलब बहुत ही बकवास बुक बनाई है, मतलब जहाँ से रूट लेवल था उन चीज़ों को समझाने के बजाय डायरेक्ट फॉर्मूले पर ला दिया, पीछे का कुछ नहीं समझाया इसके अंदर। और बच्चों को समझ में आएगा नहीं, ये सारी चीज़ें स्कूल में बताएंगे तो बिल्कुल भी। मोमेंटम के बारे में कुछ बताया नहीं है इन्होंने, टाइम के बारे में कुछ बताया नहीं है, डायरेक्ट चीज़ें दे दी हैं। एक्टिविटी दे दी, एक्टिविटी से क्या होगा ये बताओ। एक्टिविटी से तो चलो एक पता चल जाता है कि ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा तो वो कम हो जाएगा, लेकिन एक जो डेरिवेशन टाइप के में होता है ना वो चीज़ें नहीं दी। चलो खैर देखो, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, स्टॉप का मतलब क्या है। बॉल आ रही है स्पीड से, हमने यहाँ पर पकड़ी और पकड़े के बाद ही तो उसकी स्पीड उसकी जीरो होगी, पहले थोड़ी जी होगी, बिना पकड़े तो जो जीरो हो नहीं सकती। अब जो बॉल आ रही है, हाथ को जो बॉल हिट कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी किस हिट से कर रही है, 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कर रही है, नहीं कर रही, समझ रहे हो। जब इसको रोक देता है तो पहला केस क्या होता है, यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इसका मतलब अब दो केस दे रखे हैं। पहला केस क्या है कि मास तो बॉडी का क्या है 500 ग्राम है, 500 ग्राम का मतलब क्या होगा 0.5 kg, क्योंकि ऐसा यूनिट में करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है।
अब दूसरा क्या है कि उसकी वेलोसिटी क्या थी 30 मीटर पर सेकंड, कितनी थी 30 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, कितने टाइम में 0 हुई उसकी 0.01 सेकंड, इतने टाइम में उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। समझ रहे हो, पकड़ते पकड़ते वहीं की वहीं रोक दिया उसने। तो अब इस समय पर फोर्स क्या होता है, पहले एक्सीलरेशन निकालो। एक्सीलरेशन क्या होगा v माइनस यू अपॉन में t। v कितना है 0 माइनस 30 अपॉन में 0.01 कितना आएगा, a इज इक्वल माइनस 30 अपॉन में 0.01, पॉइंट हटा दो, ऊपर 100 लगा दो, यानी a इज इक्वल माइनस 3000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सीलरेशन उसका आ जाएगा। मास कितना है, अब फोर्स कितना आएगा m इंटू ए होता है, मास 0.5 हो गया, माइनस 3000, माइनस इसलिए आया क्योंकि रिटार्डेशन है, स्पीड कम हो रही है उसकी, स्पीड कम होती है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस में आती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, पॉइंट हटा दो, यहाँ पर 0 लगा दो 1, और ये कट जाएगा आपका, वैसे भी 1500 हो जाएगा, ये 1500 न्यूटन, यानी पहले केस में जो फोर्स लगा वो 1500 न्यूटन का फोर्स लग गया बॉडी को रोकने के लिए। ठीक है ना, बॉल को अगर हम रोकना चाहते हैं तो कितना फोर्स लगाया उस पर 1500, कितने सेकंड में रोका था हमने उसे 0.01 सेकंड में। अगर यही हम सेकंड केस कर लें, सेकंड केस में अगर इसी बॉडी को एक्सीलरेशन, इसी बॉडी को मतलब इनिशियल तो आपकी 30 मीटर पर सेकंड है, फाइनल भी आपकी क्या है 0 हो जाएगी, कितने सेकंड में 0 हो जाएगी, अब 1 सेकंड में 0 हो जाएगी। तो अब एक्सीलरेशन क्या होगा v माइनस यू अपॉन में t, यानी 0 माइनस 30 अपॉन में 1, यानी एक्सीलरेशन हो जाएगा माइनस 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब फोर्स कितना आएगा, फोर्स कितना है m इंटू ए, m का मतलब कितना है, मास कितना है 0.5, समझ रहे हो। जीरो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 30 माइनस का कितना आ गया पता है, पॉइंट यहाँ लगाओ, 0 यहाँ आ गया, 1 0 कट जाएगी, फोर्स आ जाएगा 5 या 15, यानी 15 न्यूटन। सोचो 15 न्यूटन, कितना फ़र्क पड़ गया, पहले कितना फोर्स था 1500 न्यूटन, अब कितना फोर्स है, किसका फ़र्क पड़ा, ये टाइम इंक्रीज करने से। समझ रहे हो, एक ने क्या किया, बहुत ही तेज़ी से बॉल आ रही है, बहुत ज़बरदस्त बॉल आ रही है, कैचिंग के बिल्कुल वहीं पर पॉइंट पर खड़ा हुआ है जहाँ पर था, और उसने बॉल को रोका और इस स्पीड से रोका, तो सोचो उसके जो फ्रंट में खड़ा होता हुआ कैचिंग पोजीशन में और बहुत तेज़ी से मारे तो उसका हाथ 100% इंजर होता ही होगा उसका, क्योंकि उसको बहुत ही कम सेकंड में रोकना होता है बॉल को। अगर उसी स्पीड से बॉल आ रही है और एक बाउंड्री पे खड़ा, बहुत ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा टाइम में। और रोकने का मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे से, रोकने का मतलब जब हाथ को टच करती है उस समय पर उसकी वेलोसिटी कितने सेकंड में 0 होती है, वो वाला टाइम इंक्लूड करते हैं हम। समझ रहे हो, हम एक तो ऐसे लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पर उसकी बॉल टच हो गई और यहाँ आते आते टाइम लग गया उसको, आते आते तो बढ़ गया टाइम, नहीं बढ़ गया, तो वो वाला टाइम, ये इम्पैक्ट ऑफ टाइम होता है ये वाला। और एक क्या गया, यहाँ पर बॉल और यहीं का रुक गई इसी जगह पर, ये वाला टाइम हुआ जो वहीं के वहीं रोक दिया हमने, क्योंकि देखो ना कितना कम टाइम है, 0.01 सेकंड, कहाँ था ये देखो 1/100 सेकंड, और ये 1 सेकंड था जो पीछे का आया। अब कौन ज़्यादा इंजर होगा इसमें, ये वाला इंजर होगा, फोर्स ज़्यादा है, हाथ में इतना फोर्स लगेगा इसके। समझ रहे हो, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जाम्पल था जिसमें आप समझ सकते हो क्या नाम है कि किस तरह से इम्पैक्ट ऑफ फोर्स टाइम पे डिपेंड करता है। अब इसके और भी एग्जाम्पल देखो, एक और चीज़ देखो, कराटे प्लेयर देखा है आपने, कराटे प्लेयर जो होता है एक ब्लो के अंदर पूरी स्लैब और आइस को तोड़ देता है वो,
क्यों तोड़ता है अभी ऐसा? मुश्किल से ये वाला ये करता है, फोर्स आने लगा। फोर्स ज़्यादा लगाएगा, लेकिन कितने सेकंड में? बहुत ही कम सेकंड में हिट करता है वो यहाँ पर। समझ रहे हो कि इतना ज़्यादा फोर्स लगाता है वो वाला कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। कितने? वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, बहुत ही कम समय में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, और वो जो क्या नाम है टूट जाएगा। एक बार बुकलेट लेके आए हो आप लोग, निकालो। उसमें कई सारे मैंने क्या नाम है वो डाले हुए हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। इसमें तो एक ही एग्जांपल दे रखा है करा उसका, क्या नाम है नई वाली बुक में तुम्हारा, उसका जो बॉलर वाला है, क्रिकेट कैच वाला। लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी मैडम मतलब क्या नाम है और भी एग्जांपल दें, तो इसके लिए इसमें कई सारे वो हैं। देखो यहाँ पर इस जगह पर हाई जंपर प्रोवाइडेड, ये एप्लीकेशन और सेकंड लॉ मोशन लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये करने ही पड़ेंगे आपको एक्स्ट्रा, ठीक है। क्योंकि अभी फ़िलहाल तो तुम्हें इसलिए भी करने पड़ेंगे क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा मैडम को पिछली वाली साइंस का ही ध्यान होगा। समझ रहे हो? वो सिर्फ देखेगी सेकंड लॉ मोशन के हिसाब से, और क्या नाम है उसी के हिसाब से मार्क में क्या नाम है वो क्वेश्चंस दे देगी, ठीक है। तो ये जो जैसे इसमें सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ये वाला वाई द जंपर प्रोवाइड द सॉफ्ट लैंड लाइक अ कुशन या लूज सॉइल, वाई डज द क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड वाइल कैचिंग द बॉल, हाउ डज कराटे प्लेयर ब्रेक द पाइल ऑफ टाइल्स या स्लैब्स, वाई डज व्हीकल्स आर फिटेड विद द सॉकर्स। सोचो सॉकर्स क्यों क्या नाम है लगाए जाते हैं व्हीकल के अंदर, समझ रहे हो? सॉकर्स का भी बिल्कुल खेल सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर है। कैसे? देखो, अगर ये व्हील है जो इस जगह से चल रहा है, यहाँ पर इसके सॉकर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये इसके थ्रू, और यहाँ पर प्लेयर्स बैठा हुआ है इस तरह से, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जब भी गड्ढा आएगा, मान लो पिट आ जाए, गड्ढा आ जाए, तो फोर्स किसको जाएगा? व्हील को जाएगा। और दोनों तरफ क्या लगे हुए? ये सॉकर्स लगेंगे। सॉकर्स लगे हुए नहीं, सॉकर्स क्या होंगे? मतलब कंप्रेस होंगे। तो यहाँ पर जो जर्क था, जर्क का मतलब जो झटका लगा था, उस झटके को ऊपर तक पहुँचाने में ये टाइम इंक्रीज कर देगा, क्योंकि नीचे दबेगा ना, एक तरह से दबेगा, तो ये जो जितना तेज़ी से यहाँ पर वो था उतना तेज़ी से ऊपर नहीं जाएगा, ये धीरे धीरे करके फोर्स क्या होगा? ऊपर जाएगा। और जब टाइम इंक्रीज हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सोचो सॉकर्स नहीं हो तो जिस समय पर यहाँ पर ये टकराई थी ना, एंड इंस्टेंटली प्लेन भी जो ऊपर होगा उतने ही सेकंड में वहाँ पर ऊपर फोर्स पहुँच जाएगा, उछल जाएगा वो एक तरह से ज़बरदस्त ऊपर। समझ रहे हो? तो ये शॉकर्स क्या करते हैं? जो फोर्स का डिलीवरिंग टाइम है सीट तक पहुंचने में, उसको क्या कर देते हैं? ये इंक्रीज कर देते हैं, जिससे इम्पैक्ट ऑफ फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आप उसमें से लर्न कर सकते हो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है। जो ग्लास वेयर होते हैं, कांच के वेयर होते हैं, ये क्या करते हैं? हस्क जो स्ट्रॉ वगैरह होता है ना, उसमें लपेट के रखते हैं। या फिर जो आजकल तो वो आ गया ना, क्या नाम है, बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसे, कार्डबोर्ड होते हैं, उसके अंदर आते हैं। सेम यही होता है उसके अंदर भी। आपस में टकराने के लिए बीच में क्या डाल दिया जाता है? कुशन टाइप का डाल दिया जाता है, जिससे कि उनका टाइम इंक्रीज हो जाता है, तो फोर्स क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अगर बाई चांस ऐसे ही चिपका के रख दिया जाए तो फट जो तेज़ी से क्या नाम है उनका टकराएंगे और वो टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे आपको याद करने हैं। एक और देखो, पता है सीट बेल्ट वाला देखा है? सीट बेल्ट क्यों लगाई जाती है? क्यों लगाई जाती है सीट बेल्ट? ये भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे ही है, ताकि अगर कोई एक्सीडेंट हो तो बंदा आगे जाए तो उसको इतनी ना लगे।
आगे जाएगा तो टाइम इंक्रीज हो जाता है। सीट बेल्ट एकदम थोड़ी आगे कर देगी, सीट बेल्ट तो धीरे धीरे आगे करेगी ना उस बंदे को। हाँ। ठीक है, टाइम बढ़ गया नहीं बढ़ गया, उसे हटा दो सीट बेल्ट, फट से टकराएगा, 1 सेकंड नहीं लगेगी उसको आगे टकराने में, फट जाएगा माथा माथा सब कुछ उसका। समझ रहे हो? तो अगर किसी इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को कम करना है तो टाइम को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सीट बेल्ट का काम भी टाइम को इंक्रीज करना ही होता है। ये भी होगा सीट बेल्ट वाला भी मैंने दे रखा है इसमें। हाँ हाँ ठीक है, इस तरीके। अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम इस पे बेस्ड, शायद और एक आध न्यूमेरिकल दे रखा है इसमें दे रखा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें। अगर होगा तो हम करा देंगे उसको। आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कैसे, मैं करा देता हूँ। जैसे एक बात देखो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कैसे डिराइव कर सकते हैं। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगाते तो ना तो उसकी पोजीशन चेंज होगी, ना उसकी मोशन चेंज होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगी। समझ रहे हो? तो अगर मान लेते हैं कि लेट अ बॉडी ऑफ मास m है, ठीक है, तो अगर बाई फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ लिखो, बाई सेकंड लॉ, सेकंड लॉ मोशन से क्या होगा, क्या होता है, F इज इक्वल एम इंटू ए होता है। ए का मतलब क्या होता है, V माइनस यू अपॉन टी, यही होता है ना, सेकेंड लॉ होता है ये। मान लेते हैं F इफ F की वैल्यू 0 ले लेते हैं हम, फोर्स लग ही नहीं रहा इस पर, ठीक है ना, फोर्स नहीं लग रहा, तो क्या होगा, इसकी जगह पर क्या लिख देते हैं हम, 0 इज इक्वल एम वी माइनस यू अपॉन में टी, टी को इधर ले जाओ तो 0 मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल एम इंटू वी माइनस यू, ये 0 हो गया, 0 इंटू टी, एम को भी अपॉन में ले आओ, 0 अपॉन एम इज इक्वल वी माइनस यू हो गया, ये भी 0 हो गया क्योंकि 0 में मल्टीप्लाई करते हैं, 0 में डिवाइड करते हैं तो सब कुछ क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है, v माइनस यू हो गया। अब u को इधर ले जाओ तो u इज इक्वल क्या आ गया, v आ गया। कहने का मतलब क्या है, इससे क्या पता चलता है, अगर किसी बॉडी का फोर्स, जो लगने वाला फोर्स क्या है, क्या है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी और फाइनल वेलोसिटी चेंज हुई, सेम हुई ना। यही तो फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। मान लेते हैं बॉडी रेस्ट में थी, बॉडी क्या है, रेस्ट में है, मतलब u इज इक्वल क्या, इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो भी 0 होगी। इससे क्या पता चलता है, ये रेस्ट में हो गई, ये यूनिफॉर्म मोशन में हो गई, चलती रहेगी उसी यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, तो दिस, ये डेरिवेशन क्या प्रूव करती है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय सेकंड ऑफ मोशन। ठीक है, इट मीन्स नो फोर्स act on body then neither change its motion, ठीक है, nor change
its position if body in rest। अगर रेस्ट में तो ना पोजीशन चेंज होगी। इट प्रूव द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहले लॉ को क्या कर देता है, ये प्रूव कर देता है। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल देखो, इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है। अ वेट लिफ्टर इज होल्डिंग अ बारबेल विद अ मास ऑफ 10 kg फिक्स्ड ऑन ईच साइड ऑफ द बार। होता है ना, वेट लिफ्टर क्या होता है, ये बार है, इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, लिखा हुआ है वेट लिफ्टर इज होल्डिंग अ बार विद अ मास ऑफ 10 kg फिक्स्ड ऑन द ईच साइड ऑफ द बार। ठीक है, दोनों साइड में लगा हुआ है। जैसे पीछे एक फिगर लगी बनी हुई है पेज नंबर 97 पर 6.8 में। इसमें वो डाउनवर्ड्स है, उसमें ऊपर थोड़ा हाँ, तो ऊपर ही ऐसे ही है लिखा हुआ ना, फिगर्स इसमें डाउनवर्ड्स लिखा है ना। ना, लिखा हुआ फिगर 6.8, उसी को कंसीडर करना है। द मास ऑफ द बार itself 10 kg। हाउ मच फोर्स इज अप्लाइंग टू कीप द बार बॉल रेडी। 30 kg हो गया। क्योंकि बार बॉल जो जैसे नीचे की तरफ किस एक्सीलरेशन से खिंच रही है, कितना होगा दोनों में, अर्थ कितने फोर्स कितने उससे खींच रही है इसे एक्सीलरेशन से। मास तो कितना हो गया इसका, 9.8 मास कितना हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 20 kg। एक है, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, 30 kg होगा क्योंकि बार 30 kg दिया हुआ है इसमें टोटल मास। 10 सर दोनों प्लेट्स हो गए, बीच में बार का वेट भी 10। A weight lifter is holding a barbell with a mass of 10 kg fixed on the each side of the bar. The mass of the bar, अच्छा बार का भी मास है ना, तो प्लस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो गया 30 kg हो गया। जी की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस हिसाब से नीचे की तरफ वो एक्सलेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें वेट हो गया। तो फोर्स क्या होता है मास इंटू जी, एम क्या हो गया 30 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, कितना आ गया 294 पॉइंट, अच्छा इतने न्यूटन। ध्यान रखना फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। ठीक है, जहाँ पढ़ते हो तुम, याद ना हो तो यही याद रख लेंगे सर ने कहाँ पर फोर्स बताया था, समझ रहे हो। अगर तुम्हें एक न्यूटन को डिफ़ाइन करने के लिए आ जाए, ये कहा जाए कि डिफ़ाइन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट को क्या करो डिफ़ाइन करो, तो आप कैसे करोगे, बहुत ही आसान है, लिख सकते हो लिखना चाहो तो। जैसे मास अगर 1 kg ले लेते हैं, एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं हम, तो फोर्स इज इक्वल क्या आ गया 1 न्यूटन। फोर्स कितना आ गया 1 न्यूटन। तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे इस 1 न्यूटन को कि इट इज़ द, सर आपने फोर्स इक्वल्स टू एमए से लिखना स्टार्ट करा। हाँ, अगर मास 1 के लिए एक्सीलरेशन 1 है तो 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 न्यूटन। इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन कितने किलोग्राम बॉडी, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg बॉडी ऑफ मास, 1 kg बॉडी मास प्रोड्यूस
प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन कितना, प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, उसे हम 1 न्यूटन कहते हैं। फोर्स जो 1 किलोग्राम बॉडी पर लगा होता है और बॉडी के अंदर इतना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर दे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब उसका जो फोर्स होगा वो कितना माना जाएगा 1 न्यूटन, ठीक है। अब एक और शायद एग्जांपल दे रखा है इसमें नीचे, स्टूडेंट ट्राइंग टू पुश अ स्टेशनरी ब्लॉक, कहाँ हो गया हैं